आपको क्या लगता है दोस्तों, सेकेंड समय का सबसे छोटा यूनिट है? लेकिन नहीं दोस्तों, सेकेंड से अरबों खरबों बल्कि इससे भी छोटा इकाई होता है। चलिए जानते हैं इन छोटे छोटे सूक्ष्म पलों को, जैसे सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड और फेम्टो सेकेंड के बारे में। ये चीजें कहाँ काम आती है और इन्हें क्यों मापा जाता है, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। शुरू करते हैं सेकेंड से। सेकेंड के बारे में आपको तो पता ही होगा कि सेकेंड क्या होता है, फिर भी चलिए जान लेते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। सेकेंड को सबसे आम यूनिट माना जाता है, यानी बेसिक यूनिट माना जाता है टाइम का। एक सेकेंड का मतलब है 1 मिनट का 60वां हिस्सा या 1 घंटे का 3600वां हिस्सा। सेकेंड का इस्तेमाल कहाँ होता है? घड़ी में समय देखने के लिए, दौड़ या स्पोर्ट में टाइमिंग के लिए, मशीन और फैक्ट्रियों में काम की स्पीड नापने के लिए। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। अगर आपको कोई कहता है 10 सेकंड इंतजार या प्रतीक्षा करें, तो आपको समझ में आ जाता है कि 10 सेकंड कितना होता है और आपको कितना रुकना चाहिए, यानी कि सेकंड के बारे में आपको पता है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। सेकंड के नीचे जो समय की इकाई है वो है मिली सेकेंड। मिली सेकेंड क्या है? मिली सेकेंड दोस्तों 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा होता है। 1000 मिली सेकेंड मिलाकर 1 सेकेंड बनता है। मिली सेकेंड का इस्तेमाल या उपयोग कहाँ होता है, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। उदाहरण के तौर पे कंप्यूटर और मोबाइल्स गेम्स में, जो हम गेम्स वगैरह खेलते हैं मोबाइल में, वहाँ मिली सेकेंड का बहुत महत्व होता है। हर मिली सेकेंड छोटा हिस्सा गेम के लिए मायने रखता है। ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग में, ताकि वीडियो बिना रुके चलता रहे। अच्छा, इसको उदाहरण से समझते हैं। अगर कंप्यूटर 10 मिली सेकेंड में ऑन हो जाता है तो इसका मतलब है वह बहुत फास्ट है। तो आइए अब जानते हैं माइक्रो सेकेंड के बारे में। मिली सेकेंड के बाद जो आता है वो माइक्रो सेकेंड आता है। माइक्रो सेकेंड 1 सेकेंड का 10 लाखवां हिस्सा होता है। 10 लाख माइक्रो सेकेंड मिलाकर 1 सेकेंड बनता है। माइक्रो सेकेंड का उपयोग कहाँ होता है? सुपर फास्ट कंप्यूटर प्रोसेसिंग में, साइंटिफिक रिसर्च में, जहां बहुत छोटे छोटे समय को मापा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और प्रोसेसर में एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कंप्यूटर 1 माइक्रो सेकेंड में एक गणना यानी एक कैलकुलेशन कर सकता है, तो आप सोच कर देख सकते हैं कि वो कितना फास्ट काम करता होगा। माइक्रो सेकेंड के बाद जो आता है वो है नैनो सेकेंड। तो अब समझते हैं नैनो सेकेंड को। नैनो सेकेंड क्या है? 1 नैनो सेकेंड 1 अरबवां हिस्सा होता है 1 सेकेंड का, यानी 1 अरब नैनो सेकेंड मिलाकर 1 सेकेंड बनता है। नैनो सेकेंड का इस्तेमाल कहां पर होता है, वो भी उदाहरण से समझ लेते हैं। इंटरनेट डेटा ट्रांसफर में, जहां स्पीड बहुत तेज होती है, और सैटेलाइट में। एआई जैसी टेक्नोलॉजी में भी इसका उपयोग होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसी चीजों में भी इसका उपयोग किया जाता है। आइए इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। अगर इंटरनेट से डेटा 5 नैनो सेकेंड में ट्रांसफर हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डेटा पलक झपकने से भी पहले, यानी पलक झपकने से भी फास्ट डेटा ट्रांसफर हो चुका था। नैनो सेकेंड के बाद जो इकाई है वो है पिको सेकेंड। 1 सेकेंड का जो पिको सेकेंड है वो 1 सेकेंड का 1 खरबवां हिस्सा, यानी कि 1 खरब पिको सेकेंड मिलाकर 1 सेकेंड बनता है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि पिको सेकेंड कितना छोटा होता है। चलिए ये भी जान लेते हैं पिको सेकेंड का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। लेजर टेक्नोलॉजी में, जैसे बहुत तेज लेजर बीम बनाने में। क्वांटम फिजिक्स में, जहां हम परमाणुओं यानी एटम्स की हलचल को मापते हैं। अल्ट्रा फास्ट कैमरा में, जो पिको सेकेंड में तस्वीरें खींच सकता है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी लेजर बीम ने 1 पिको सेकेंड में प्रतिक्रिया दी है, तो सोचिए उसमें कितनी स्पीड रहा होगा।
पिको सेकेंड के बाद जो समय की इकाई आती है वो है फेम्टो सेकेंड। एक फेम्टो सेकेंड, एक सेकेंड का, दोस्तों गौर से सुने, एक फेम्टो सेकेंड एक सेकेंड का 1000 खरबवां हिस्सा, यानी कि 1000 खरब फेम्टो सेकेंड मिलाकर एक सेकेंड बनता है। तो चलिए इसका इस्तेमाल कहाँ होता है ये भी जान लेते हैं। फेम्टो सेकेंड का उपयोग रसायन विज्ञान और बायोलॉजी, जहां परमाणु क्रिया को मापा जाता है। फेम्टो सेकेंड लेजर सर्जरी और वैज्ञानिक रिसर्च में, क्वांटम रिसर्च में, जहां चीजें बेहद तेजी के साथ बदलती है। आइए इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। अगर कोई कहे एक फेम्टो सेकेंड में लेजर मशीन ने सर्जरी कर दी, तो इसका मतलब यह हुआ कि पलक झपकने से भी बहुत तेज, यानी पलक झपकने से भी पहले सर्जरी हो चुका था। तो अब हम इन समय के यूनिट यानी इकाई को और आसान करके समझते हैं। एक सेकेंड बराबर 1000 मिली सेकेंड। एक मिली सेकेंड बराबर 1000 माइक्रो सेकेंड। एक माइक्रो सेकेंड बराबर 1000 नैनो सेकेंड और 1000 नैनो सेकेंड बराबर 1000 पिको सेकेंड। एक पिको सेकेंड बराबर 1000 फेम्टो सेकेंड। तो दोस्तों आज हमने समय की छोटी इकाइयों के बारे में जाना। यह विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी होता है। अब यहां से टाइम का जो लेवल है वो बहुत ही छोटा, बहुत ही सूक्ष्म होता जाता है। लेकिन अगर आपको यहां तक समय की इकाई समझ में आया हो तो आगे बढ़े, अन्यथा वीडियो को दोबारा देखें। तो चलिए जानते हैं फेम्टो सेकेंड से नीचे की इकाई यानी यूनिट को। इससे आगे समय की इकाई को जानकर बहुत ही हैरान होंगे आप। तो चलिए जानते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म समय के इकाइयों को। फेम्टो सेकेंड से नीचे जो इकाई है वो है एट्टो सेकेंड। उसके बाद जो आता है जेप्टो सेकेंड। जेप्टो सेकेंड के बाद जो इकाई है वो है योक्टो सेकेंड। उसके बाद आखिरी समय इकाई वो है प्लैंक टाइम। अब तक का सबसे छोटा समय माना जाता है, जिसे मापना भी मुश्किल है, यानी समय को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है और प्लैंक टाइम सबसे छोटा टुकड़ा है। अगर आपको एट्टो सेकेंड को नंबर में लिखना हो तो कुछ इस तरह लिखेंगे, यानी एक सेकेंड का 1 क्विंटिलियनवा हिस्सा। इसके बाद आता है समय का बहुत ही सूक्ष्म छोटा इकाई जेप्टो सेकेंड। अगर बात करें जेप्टो सेकेंड को अंकों में लिखने की तो कुछ इस तरह बहुत ही बड़ा नंबर लिखना होगा, यानी एक सेकेंड का 1 सेप्टिलियनवा हिस्सा, यानी एक के आगे 21 जीरो। तो अब बारी है आगे चलने की, उस समय में प्रवेश करने की जहां समय इतना छोटा होता जाता है, इतना छोटा हो जाता है जैसे न होने के बराबर। अब बात कर लेते हैं योक्टो सेकेंड की, यानी एक सेकेंड का 1 ऑक्टिलियनवा हिस्सा। एक सेकेंड में एक के आगे पूरे 24 जीरो। अगर इसे अंक में देखें तो एक के आगे पूरे 24 जीरो, ऐसा लगने लगता है जैसे समय खत्म हो रहा हो। इससे भी छोटी समय की इकाई प्लैंक टाइम है। अति सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म के इसको मापना भी बहुत मुश्किल होता है। प्लैंक टाइम अब तक का मापा गया सबसे छोटा समय है। यह ब्रह्मांड में समय की सबसे छोटी सूक्ष्म संभव इकाई हो सकती है। इससे छोटा समय भौतिकी के वर्तमान नियम के अनुसार मापना असंभव है। अगर इसे अंकों में लिखेंगे बहुत ही बड़े नंबर के साथ कुछ इस तरह लिखा जाएगा 0 यानी 0 पॉइंट, उसके बाद 43 शून्य 43 जीरो। दोस्तों 2020 में वैज्ञानिकों ने 247 जेप्टो सेकेंड की सटीकता के साथ समय को मापा था। दोस्तों अब जानते हैं इसका उपयोग
इस्तेमाल के बारे में। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति को समझने के लिए इन समय की इकाई की जरूरत होती है। इस स्तर पर वैज्ञानिक क्वांटम पार्टिकल्स जैसे क्वार्क्स, ग्लूऑन के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। यह ब्रह्मांड में होने वाली सबसे तेज घटनाओं में से एक को माप सकता है। आप कहेंगे, इतने सूक्ष्म समय, इतने छोटे समय की जरूरत ही क्या है? इतना छोटा समय क्यों जरूरी है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति समझने के लिए, बिग बैंग के शुरुआती क्षणों में क्या हुआ, यह समझने के लिए, क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स के लिए छोटे से छोटे कणों का व्यवहार समझने के लिए वैज्ञानिक इतने छोटे समय को मापते हैं। सुपर फास्ट कंप्यूटर और लेजर टेक्नोलॉजी में यह समय का माप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो एक्टो सेकेंड से छोटा जेप्टो सेकेंड, उससे छोटा योक्टो सेकेंड और सबसे छोटा प्लैंक टाइम होता है, प्लैंक समय होता है। दोस्तों, अब जानते हैं समय की बड़ी इकाई के बारे में। समय की बड़ी इकाइयां कुछ इस प्रकार है। सेकेंड, यह सबसे छोटी आम इकाई है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 1 महीने में 28 से 31 दिन होते हैं। 1 साल में 12 महीने और 365 या 366 दिन होते हैं। दशक 10 साल का समय, शताब्दी 100 साल का समय, सहस्राब्दी 1000 साल का समय। और भी बड़े समय मापने के तरीके हैं। 10 लाख साल को मिलियन वर्ष कहते हैं। 1 अरब साल को बिलियन वर्ष कहते हैं। 1 खरब साल को ट्रिलियन वर्ष कहते हैं। तो दोस्तों, अब इसको समझते हैं उदाहरण से। इसका उपयोग कहाँ कैसे होता है। समय की बड़ी इकाइयां जैसे मिलियन वर्ष, बिलियन वर्ष और ट्रिलियन वर्ष, सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, साल, वर्ष, विज्ञान, जीवन और रोजमर्रा की गतिविधियां समझने के लिए इन इकाइयों का उपयोग घड़ी और कैलेंडर में समय मापने के लिए किया जाता है। हम इन्हें दैनिक गतिविधियों में जैसे काम पर जाने, खाना खाने, सोने, छुट्टियां मनाने और ऐतिहासिक घटनाओं के माप में उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, ये रोजमर्रा की जिंदगी में घंटों, मिनटों और दिनों को माप किया जाता है। दशक, इतिहास और समाजशास्त्र में दशकों का उपयोग समाज में बदलाव, आर्थिक वृद्धि, वैज्ञानिक प्रगति को मापने के लिए किया जाता है। यह समाज में घटनाओं के बड़े पैमाने पर माप का तरीका है। उदाहरण के लिए 1990 का दशक, 2000 का दशक, शताब्दी, सेंचुरी, इतिहास, संस्कृति और विज्ञान में शताब्दी का उपयोग इतिहास के बड़े घटनाक्रमों, सांस्कृतिक बदलावों और वैज्ञानिक खोजों को मापने के लिए किया जाता है। उदाहरण देखें, 20वीं सदी यानी 1901 से सन 2000 में हुए प्रमुख घटना से शताब्दी, मिलेनियम, खगोल शास्त्र और इतिहास में सहस्राब्दी का उपयोग ब्रह्मांडीय घटनाओं जैसे सितारों का जन्म और मृत्यु या बड़े ऐतिहासिक बदलावों को मापने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए 1000 वर्षों के बाद धरती पर बदलावों का अध्ययन मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन वर्षों में, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी में ये इकाइयां ब्रह्मांडीय घटनाओं जैसे ग्रहों, तारों का जीवन काल, ब्रह्मांड का विस्तार, सूर्य के जीवन काल को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक सूर्य का जीवन काल और ब्रह्मांड का इतिहास मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन वर्षों में मापते हैं। विज्ञान में यह ब्रह्मांड के एक लंबे समय काल के बारे में बताया जाता है, जैसे ब्रह्मांड का जन्म और उसका अंत। खगोल शास्त्र और पृथ्वी विज्ञान में इस समय की इकाई का उपयोग पृथ्वी के निर्माण और सौर मंडल के गठन और सूर्य के जीवन काल को मापने के लिए किया जाता है। उदाहरण, पृथ्वी की उम्र जो लगभग 4.5 बिलियन वर्ष बताई जाती है, ट्रिलियन वर्ष
खगोल शास्त्र और ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड के जीवन काल के लिए किया जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम ब्रह्मांड के अंत और उसके अस्थायी बदलावों के बारे में बात करते हैं। उदाहरण के लिए, जब ब्रह्मांड का जीवन समाप्त होगा तो ये ट्रिलियन वर्षों में हो सकता है। इन बड़ी इकाइयों का मुख्य उद्देश्य बहुत बड़े समय के अंतराल को मापना है जो सामान्य जीवन या घटनाओं से बाहर होते हैं, जैसे ब्रह्मांड के जन्म और अंत, पृथ्वी का निर्माण या जीवन के बड़े बदलाव। अगले वीडियो में जानेंगे लेंथ यानी लंबाई के बारे में, कितना सूक्ष्म तक हम मापते हैं और कितना ऊपर तक मापते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ऐसे ही और दिलचस्प मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। ज्ञान का प्रभाव हमारी जिंदगी पर बहुत असर डालता है। मैं था रोहुल जैन, बहुत बहुत धन्यवाद।